बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राय साहब, 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब की ज़मानत का ये मामला है और खान साहब अटक जेल से अडयाला जेल जाएंगे या फिर उन्हें लाहौर में ज़मान पाक में मुंतकिल किया जाएगा। और फिर अदालत ने जो फैसला महफूज किया है, क्या खबर आ रही है अदालत से, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब की परवाज़ अब रुकेगी या फिर ये उड़ेगी, और क्या गारंटीज़ दी गई हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंतज़ामात हो गए हैं और हमें यकीन दहानी भी करवा दी गई है। तो राय साहब, इसका भी जायज़ा लेंगे। नवाज शरीफ साहब की परवाज़ कहाँ तक है इस वक्त, और इसके साथ-साथ बिलावल ने फ़ौजी क़यादत पर एक नया वार किया है। और इससे पहले भी एक सर्द जंग जो है वो बिलावल ज़रदारी ने छेड़ दी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, फॉर द ऑब्वियस रीज़न। इसका भी हाल अहवाल जो है अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, ये जो साइफ़र वाला मामला है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में इस पर फ़ैसला जो है महफूज कर लिया गया है। और जो समाअत हुई है उसमें इमरान खान के वकील अफ़ज़ल मरवत साहब अदालत में पेश होते हैं, और उन्होंने दूसरी तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे वो भी पेश हुए। और 3 दरखास्तें जिन पर फ़ैसला महफूज हुआ है। एक तो साइफ़र केस की समाअत दोबारा जेल में होगी या नहीं, यानी इसे जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाएगा, नोटिफ़िकेशन को कलअदम करार दिया जाए, और फिर इजाज़त दी जाए कि इस पूरे केस की जो मीडिया कवरेज है जिस पर पाबंदी लगाई गई है। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त है या नहीं, ये भी एक मामला है। और फिर इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली होगी या नहीं, इस पर भी फैसला जो महफूज किया गया। राय साहब, 30 अगस्त को साइफ़र केस की समाअत के लिए अदालत अटक जेल मुंतकिल की गई थी, और ये नोटिफ़िकेशन जो है वज़ारत कानून की तरफ से जारी किया गया और उन्होंने एक एनओसी दे दिया जिसका कोई सर पैर नहीं था। और यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये वज़ारत कानून का इस्तेहकाक नहीं है, ये उनके पास इख्तियार नहीं था कि वो किसी भी किस्म का एनओसी जारी करके ये वेन्यू तब्दील करते। और इसमें जो दलील की बात थी कि कल को अगर लांडी जेल का एनओसी दे दिया जाएगा तो क्या इमरान खान को लांडी जेल या उनके मुकदमे को समेत जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना एक तो दरख्वास्त गैर मौसर होने की बात कही गई है, और फिर इसके साथ-साथ जो सबसे अहम नुक्ता है राय साहब, खान साहब को अदालत जो है उनकी सज़ा को मुअत्तल करती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जेल में रखा गया। जिस अदालत में उन्हें पेश करना था वहाँ पर पेश नहीं किया गया, और फिर उन्हें जुडिशल रिमांड दे दिया गया। आपने एक चीज़ नोट की हो राय साहब, कि जब कोई चोरी का मामला हो, जैसा कि कहा गया साइफ़र में चोरी हो गया जी, और बगावत की बात भी की गई, तो आपने उस चीज़ को रिकवर करना होता है। लेकिन राय साहब, यहाँ पर रिकवरी तो ख़ैर बहुत ही दूर की बात है। जिस्मानी रिमांड देना चाहिए था, नहीं दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया और कहा गया कि उनका फ़ोन और लैपटॉप जो है हमने, और साइफ़र की कॉपी जो है बरामद करनी है, और खान साहब का जुडिशल करके उन्हें जेल भेज दिया गया। इसको भी अदालत के अंदर जो है वो उठाया गया है और बाकायदा इसको नोट कर लिया गया, लेकिन फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया गया। अब देखते ही हैं कि ये फ़ैसले पर जज साहब खुद बैठ जाएँगे या फिर इंतज़ार करेंगे। राय साहब, आपको क्या लगता है, खान साहब की जो पोज़ीशन है वो तो मज़बूत हो रही है। उनके खिलाफ अगर केस होते, जेन्युइन केसेज़ होते, तो इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया जाता। ऐसा लग रहा है कि अदालती निज़ाम के ज़रिए इमरान खान के केस के साथ और इमरान खान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ कुछ ताकतें जो है ना वो खेल रही हैं। राय साहब। देखिए हाशमी साहब, इस खबर के अंदर दो बड़ी खबरें छुपी हैं। हुँ, एक तो नैब के अंदर से धड़ाधड़ इस्तीफे आना शुरू हो गए। यानी हुँ, एक वो शटअप कॉल जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में दी गई थी उस वक्त, जब शहबाज शरीफ ने ये ख्वाहिश की थी, बल्कि ये मुतालबा किया था कि इमरान खान साहब को हेलीकॉप्टर केस में, जो नाम नहाद एक जाली केस था, इसके अंदर गिरफ्तार किया जाए। शहबाज शरीफ को बताया गया कि इस केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कोई शवाहिद नहीं है। इमरान खान साहब को अगर हमने गिरफ्तार किया इस केस में, तो पहली समाअत पर ये केस उड़ जाएगा और शहबाज शरीफ आपकी जो साख है, अव्वल तो है नहीं है, जो रही सही साख है ये भी तबाह हो जाएगी, और दूसरा मेरी साख भी तबाह हो जाएगी। यानी जो साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान थे उन्होंने बताया था। इसी तरह
साबिक चेयरमैन नैब के बहुत करीबी ज़राए ने मुझ समेत 2-3 सहाफ़ियों को ये बताया कि तोशाखाना केस के मुतल्लिक भी शहबाज शरीफ को ये आगाह कर दिया गया था कि इस केस में बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर कोई रेफरेंस दायर किया जा सके या इमरान खान साहब को सज़ा दिलाई जा सके। इसलिए इस केस में भी साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में रिलक्टेंट थे। उनकी अपॉइंटमेंट खुद मियां नवाज शरीफ के कहने पर हुई थी। मियां नवाज शरीफ के दौर में वो DGIB के तौर पर काम करते रहे, यानी शरीफ ख़ानदान के अपने घर के वो बंदे थे। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि वो कोई करप्ट थे, उनका एक बड़ा साफ़ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड था, लेकिन उनको चेयरमैन नैब के तौर पर इसलिए लाया गया था कि चलें हम इनसे अपनी मर्ज़ी के काम कराएंगे। लेकिन अपनी मर्ज़ी का बंदा जब ये लेके आए तो इनके अपने घर के और अपनी मर्ज़ी के बंदे ने ये कह दिया कि इमरान खान साहब इन दोनों केसेस में मुकम्मल तौर पर बेगुनाह हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं है। अब हाशमी साहब जो डिप्टी चेयरमैन नैब हैं, उनके इस्तीफ़े की भी तस्दीक की गई। इससे पहले जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उनके इस्तीफ़े की भी तस्दीक की गई, यानी डिप्टी चेयरमैन नैब के भी इस्तीफ़े की तस्दीक हो गई और प्रोसिक्यूटर की भी। तो इसका मतलब यह है कि नैब के अंदर एक बेचैनी है, एक इज़्तिराब है। जिस तरीके से बुशरा बीबी साहिबा को भी आज जब उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाना था तो बदनीयती के तहत आज ही के दिन में उनको तलब कर लिया गया था। तो नैब के अंदर क्या कुछ चल रहा है इन इस्तीफ़ों से, ये एक तो पता चलता है। अब जो दूसरा आपने कहा कि क्या अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फ़ैसला करेगी कि इमरान खान साहब को किसी और जेल में मुंतकिल किया जाए या इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस के अंदर जो एक नाम नहाद ट्रायल होना है या इमरान खान साहब का ये जो केस चलना है ये कहाँ पर चलाया जाए और इमरान खान साहब को क्या सीक्रेट एक्ट की जो खुसूसी अदालत है जहाँ ये अदालत लगती है वहाँ पर पेश किया जाए, यानी उनकी सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी है, ज़मानत पर रिहाई का हुक्म जारी किया जा चुका है। इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहा करने का तोशाखाना केस में हुक्म जारी हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को अब रिहा किया जाना चाहिए और साइफ़र केस में अगर उनके साथ कोई तफ्तीश करनी है, कोई इंटेरोगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है या अदालत के अंदर ये मुकदमा चलना है तो इमरान खान साहब को हर पेशी के ऊपर जब अदालत उनको बुलाए तो वहाँ पर जाकर पेश करना चाहिए। इसका SOP तो ये होना चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब को अटक जेल से निकाल कर अडयाला जेल भेजा जाएगा? क्योंकि अटक जेल में इमरान खान साहब को रखने की एक वजह यह भी थी कि अटक जेल में कोई बेहतर कैटेगरी की जो बैरिक्स हैं या बेहतर कैटेगरी की जो जेल की क्लास है वो मौजूद नहीं है। तो इन्होंने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर जानबूझकर इमरान खान साहब को अटक जेल में धकेला। अब अगर इमरान खान साहब को अडयाला जेल में रखा जाता तो यहाँ पे B क्लास, C क्लास के साथ A क्लास भी मौजूद है और यहाँ पर इमरान खान साहब चूँकि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो पहली दरख्वास्त में और पहली दरख्वास्त की पहली समात में सुपीरियर कोर्ट से ये हुक्म आ जाना था कि इमरान खान साहब को बेहतर क्लास की जेल में रखा जाए क्योंकि ये उनका आइनी इस्तेहकाक है, कानूनी इस्तेहकाक है, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब को अजियत देने के लिए एक नाम नहाद साइफ़र केस में नाम नहाद ख्याली और फर्जी गिरफ्तारी डाली गई इस नाकाम और फ्रॉड रियासत के अंदर, और उसके बाद नाम नहाद और फर्जी जुडिशल रिमांड भी हो गया। यानी इमरान खान साहब को पता ही नहीं है कि मैं साइफ़र केस में गिरफ़्तार हूँ। इमरान खान साहब को साइफ़र केस में जो सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है उसके सामने पेश भी नहीं किया गया और 14 रोज़ का रिमांड जो है वो इमरान खान साहब को बताए बगैर जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया ताकि इमरान खान साहब को हर सूरत में अटक जेल में रखा जा सके। और उसके बाद फिर जिस तरीके से ये जज अबुल हसनात गायब हुए 4 दिन के लिए, फिर शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त की समाअत करने के लिए हाजिर हो गए, उससे अगले दिन फिर गायब हो गए। तो इससे तो ये लगता है कि इमरान खान साहब को अटक जेल में रखने के लिए कहीं से कोई डायरेक्टिव्स आए हुए हैं कि इमरान खान साहब को अटक जेल से नहीं निकलने देना। यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर को, जिसके मुतल्लिक ये पता है कि ये पाकिस्तान की वाहिद और सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है,
जो मुल्क को मुत्तहिद रख सकती है, जो मुल्क को आगे लेकर जा सकती है, एक ऐसी फोर्स है। उसके साथ इस वक्त इस किस्म की अंधेर नगरी की जा रही है। अब जो आपने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। अब फैसला महफूज कर लिया तो इसके ऊपर तो एक फौरी तौर पर एक फ़ैसला सुनाया जा सकता था। अमूमन ये फ़ैसले जिस दिन महफूज होते हैं उसी दिन सुना दिए जाते हैं और बाद में इसका तफसीली फ़ैसला और तहरीरी फ़ैसला जो है वो बाद में जारी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब जब भी फ़ैसला महफूज करते हैं तो आम तासुर यह है कि वो फ़ैसला महफूज नहीं होता, वो गैर महफूज ही होता है। वो कुछ ज़्यादा देर महफूज नहीं रहता, वो गैर महफूज ही होता है। ये एक आम तासुर है। लेकिन इसके अंदर अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इस दरख्वास्त को रद्द करने के लिए। यानी क्या चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो अपनी रही सही साख को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर लेंगे अगर वो ये फ़ैसला देते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब का साइफ़र केस के अंदर जो हीयरिंग होनी है वो अटक जेल के अंदर ही हो और अटक जेल के अंदर ही अदालत को सेटअप किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि बहुत से लोगों को पता है, शायद कोई 1-2% जिनको नहीं पता, जो ये समझते हैं कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई मेरिट के ऊपर फ़ैसले आएंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि किस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक के चीफ जस्टिस बनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है। तो इस पूरी सिचुएशन में जिस तरह से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में सज़ा को मुअत्तल किया था, इस वजह से नहीं किया कि जस्टिस आमिर फारूक कोई बड़े दबंग जज हैं और तो इस वजह से उन्होंने उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया। वो इस वजह से कर दिया कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी थी कि ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला गलत है। पूरी कानूनी बरादरी ये कह रही थी कि जज हुमायूं दिलावर, जो कि इस वक्त न जाने कहाँ रुपोश हैं, मंजर आम से गायब हैं, मंजर आम पर नहीं आना चाहते, पूरी कानूनी बरादरी ये कह रही थी कि ये फ़ैसला गलत है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था कि इमरान खान साहब की सज़ा को मुअत्तल करते। और इस सज़ा मुअत्तली के फ़ैसले से पहले भी कहने वाले ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने उन हलकों को ये बताया होगा कि अब मेरे बस में कुछ नहीं है, मुझे ये फ़ैसला देना पड़ेगा। अगरचे उन्होंने इस फ़ैसले के अंदर भी आप ये कह लें कि एक बहुत बड़ा कानूनी सुकम छोड़ा कि सज़ा मुअत्तली के बाद इमरान खान साहब की नाअहली भी उस वक्त तक मुअत्तल होनी चाहिए थी जब तक इस केस का हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता। लेकिन नाअहली वाला जो पार्ट है वो बरकरार रखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को इंसाफ देने के लिए चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से कोई फ़ैसला आएगा? मेरा ख्याल है कि ऐसा फ़ैसला नहीं आएगा। एक मजबूरी के तहत चूँकि कोई ऑप्शन नहीं है तो प्रॉबली एक माइनर चांस है कि ये कहा जाए कि इमरान खान साहब को अब अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए या किसी ऐसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ सहूलियात निस्बतन बेहतर हों। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं उनमें क्या इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा? इस पर मेरा जवाब नफ़ी में है। इमरान खान साहब को क्या बर वक्त इंसाफ मिलेगा? इंसाफ में पहले ही बहुत ताख़ीर हो गई है और मज़ीद ताख़ीर की जाएगी, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। ख़ास तौर पर हाशमी साहब 16 सितंबर की डेट बहुत अहम है क्योंकि 16 सितंबर की डेट गुजरेगी, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब घर बैठ जाएंगे, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे यानी चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब फिर उसके बाद देखना होगा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का कंडक्ट कैसा है। क्या जस्टिस फ़ाइज़ ईसा तारीख़ में अपना नाम उसी तरह रोशन अल्फाज में लिखवाना चाहेंगे जिस तरह का फ़ैसला उन्होंने फैज़ाबाद धरने में दिया था और वो एक मज़ामती असूली जज के तौर पर सामने आए थे, या फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उसी किस्म के होम्योपैथिक फ़ैसले देंगे या कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में होंगे जिस किस्म की सिचुएशन में जस्टिस बंदयाल साहब ने पिछले 16 माह गुजारे। क्योंकि अब उन्होंने एक और एतराफ़ भी किया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पिछले 16 माह में हमें आइनी तौर पर यानी अदालत को आइनी तौर पर उलझाए रखा। यानी आपको पता था कि आपको आइनी तौर पर उलझाया जा रहा है, लेकिन आप इतने मासूम से बच्चे थे, इतने आप नासमझ किस्म के बच्चे थे कि आप भी 16 महीने उलझते रहे लेकिन आपने फ़ैसला नहीं दिया।
आपने जो फजलुर रहमान के धरने के ऊपर फैसला दिया उस पर भी आपने बार बार कहा कि हमने तामुल का मुजाहरा किया। इलेक्शन के मुतल्लिक जो फैसला दिया आपने कहा कि हमने किसी पर तौहीन अदालत नहीं लगाई, तामुल का मुजाहरा किया। तो आप तामुल का मुजाहरा करते रह गए, आपका टेन्योर जो है वो अब ख़त्म हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर इंसाफ जो कि उनको उस वक्त मिलना चाहिए था जब उनको पहली मरतबा जाली केसेस में गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त ये इंसाफ मिलना चाहिए था। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो इमरान खान साहब को तो इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और हाशमी साहब, अगर साइफर केस के अंदर जज अबुल हसनात के पास भी तमाम ऑप्शन ख़त्म हो गए, क्योंकि FIA जो है वो अब कहानी ये कर रही है कि वो ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करने के लिए हमारे पास दलाइल मौजूद हैं, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत क्यों मुस्तरद की जाए। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत सुनी ना जाए, सुने ही ना आप, क्योंकि उनको पता है कि ये दरख्वास्त जब सुनी जाएगी तो इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। तो अगर जज अबुल हसनात जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के केस की समाअत कर रहे हैं, अगर उन्होंने इमरान खान साहब को ये ताख़ीर से इंसाफ दिया भी, तो ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग के तहत इंसाफ दिया जाएगा कि जब ये इंश्योर कर लिया जाएगा कि इमरान खान साहब की किसी और खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है और इमरान खान साहब को उस नए खुफिया मुकदमे के अंदर दोबारा से जेल में रखा जाएगा। क्योंकि असल प्लान ये है कि इमरान खान साहब को मार्च या अप्रैल 2024 तक जेल के अंदर रखना है। अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब बाहर ना हो, जेल के अंदर हों, और इमरान खान साहब जब जेल के अंदर मौजूद हों तो उस वक्त धांधली नहीं धांधला करवाया जाए। अच्छा, इसके अंदर हाशमी साहब एक बड़ा मज़े का सर्वे आज मैं देख रहा था, वो ये था कि अगर इमरान खान साहब 2024 में अप्रैल 2024 में जेल में होते हैं और इलेक्शन होता है और इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ जाती है और वो कलअदम नहीं होती और इनको बल्ले का निशान मिलता है, तो फिर क्या होगा? यानी अप्रैल 2024 तक इमरान खान साहब अगर जेल में रहते हैं, जिस जबर का सामना इस वक्त तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को ये भी जारी रहता है, तो फिर अप्रैल 2024 में क्या इंतखाबी नताइज आएंगे? तो इसकी प्रिडिक्शन ये की गई है कि अगर सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान हुआ, सिर्फ बल्ले का निशान, तो तब भी 72% तक वोट जो है इमरान खान साहब जेल के अंदर से तहरीक इंसाफ को दिलवाने में, अपनी जो एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है उसकी वजह से वो दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये है असल परेशानी शरीफ ख़ानदान को, ये है परेशानी 13 रुकनी जो इस वक्त ऐसा टोला जिसको इससे पहले पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया था, और पाकिस्तान का जो एक रियासती निज़ाम है उसको ये परेशानी है कि अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हम हर हरबा आजमा चुके हैं। इमरान खान साहब के जो साथी थे उनके घरों पर आधी रात को छापे मारकर उनकी ख़वातीन के साथ बदतहज़ीबी कर चुके हैं, उनको हिरासा कर चुके हैं, उनके कारोबार तबाह कर चुके हैं, उनकी मार्केट्स को हम गिरा चुके हैं, उनके भाइयों बहनों को गिरफ़्तार कर चुके हैं, उनको जबरी तौर पर लापता कर चुके हैं। लेकिन लोग इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा जो सेटबैक है हाशमी साहब, सबसे बड़ा सेटबैक, हमारे व्यूअर्स गेस करें कि इस वक्त जो लोग इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक क्या है? सबसे बड़ा सेटबैक है चौधरी परवेज़ लाई, जो कि सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते रहे। इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर वो कभी एक हुकूमत का हिस्सा, कभी दूसरी हुकूमत का हिस्सा रहे, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी रहे। तो चौधरी परवेज़ लाई भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के बरक्स या उनके मुतालबात के बरक्स या उनके हुक्म और अहकामात और हदायत के बरक्स इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। उसकी क्या वजह है? चौधरी परवेज़ लाई कोई बहुत बड़े नज़रियाती लीडर नहीं है कि वो कोई अपने नज़रियात पर डट गया। उसकी वजह यह है कि चौधरी परवेज़ लाई एक समझदार और घाघ लीडर ज़रूर है। उनको ये पता है कि अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अगर वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की, निगरान हुकूमत की 13 जमातों की बात मान कर ये वक्ती अपने लिए रिलीफ ले लें, रिलीफ से मुराद ये है कि उनको, चौधरी परवेज़ लाई को जेल से निकाल दिया जाए, तो इसके बदले में उनकी सियासत दफन हो जाएगी, उनके बेटे की सियासत दफन हो जाएगी। इसलिए वो ये सख्तियाँ झेल रहे हैं। उनको पता है कि ये सख्तियाँ जो वो झेल रहे हैं ये सिर्फ इस बात की सज़ा है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं।
वरना ये वही परवेज़ लाई हैं जिनके घर पर 18-18 घंटे आसिफ अली जरदारी 18-18 घंटे मुसलसल इनके गेस्ट रूम में सोफे पर बैठे हुए इन्हें ये कन्विंस करते रहते थे कि आप पीडीएम की जानिब से वज़ीर आला बने। वो तस्वीरें भी वायरल हैं। वो मसाज वाले जो सोफ़ाज़ हैं उनके ऊपर ये बैठे हुए हैं, 4-5-6 घंटे के बाद ये रिलैक्स होने के लिए उसी सोफ़ा पे मसाज करवाते हैं, फिर उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वो तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पड़ी हैं कि ये वही परवेज़ लाई हैं। तो अगर वो इतने करप्ट थे परवेज़ लाई, तो फिर परवेज़ लाई को आप पीडीएम की जानिब से क्यों वज़ीर आला बना रहे थे? एस्टैब्लिशमेंट उनको क्यों ये पैगाम दे रही थी कि आप पीडीएम की जानिब से चीफ मिनिस्टर बन जाएं? तो इस वजह से इमरान खान साहब पर हर तरह का हरबा आजमा लिया गया है। अब कोई और हरबा रहा नहीं है कि इमरान खान साहब को कैसे नीचे दिखाया जाए, इमरान खान साहब को कैसे डील करने पर मजबूर किया जाए, इमरान खान साहब को कैसे बैरून मुल्क जाने पर मजबूर किया जाए। तो इस वजह से ये अटक जेल का ड्रामा, साइफर केस का ड्रामा, 9 मई के वाक़यात के हवाले से अब जो मुकदमात में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जाएगी, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इमरान खान साहब को इससे फ़र्क नहीं पड़ता और इमरान खान साहब इसलिए भी मुतमईन है कि उनको पता है कि उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चलती है। उनका नाम नहीं चलता मेन स्ट्रीम पर, लेकिन चेयरमैन पीटीआई कहा जाता है। तो सबको पता है चेयरमैन पीटीआई कौन है। और फिर 1000 के करीब वीलॉग्स जो हैं इमरान खान साहब के मुतल्लिक हर रोज़ होते हैं। टिकटॉक पे आप देखें कि करोड़ों की तादाद में इमरान खान साहब के व्यूअर्स हैं या इमरान खान साहब से जुड़ी खबरें लोग देखते हैं। तो इमरान खान साहब तो हर घर के अंदर, इमरान खान साहब हर लैपटॉप के अंदर, हर मोबाइल के अंदर, हर टीवी के अंदर, हर टैब के अंदर, हर एक्स बॉक्स के अंदर, तो इमरान खान ही इमरान खान है। तो इमरान खान को आप कैसे निकालेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लीडर का नज़रिया आपके दिल में घर कर जाए, यानी आवाम के दिल में घर कर जाए, तो इसका मतलब है कि वो लीडर आवाम के दिलों में रहता है। तो आवाम के दिलों से कैसे निकालेंगे आप इमरान खान साहब को? तो इसलिए अब ये इलेक्शन डिले करने की भी बात की जा रही है। और मीनवाइल ये इमरान खान साहब को इलेक्शन के दिन तक इनका प्लान ये है कि इलेक्शन जब तक हो नहीं जाता इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए। राज साहब, ऐसा लग रहा है कि बिलावल जरदारी साहब की ना दाल नहीं गल रही और ये जो गुड कॉप बैड कॉप का एक नया चैप्टर जो है वो शुरू हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। बिलावल बैड कॉप का किरदार जो है वो निभाते हुए हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया। मैं इसको हमला इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एक सर्द जंग थी, अब ये तनकीद में बदलती जा रही है और एहतसाब की बात उन्होंने की है। अच्छा, वो क्या कहते हैं जी? कुछ तो उन्होंने पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और हालात हैं और जो दहशतगर्दी जिस तरह आ रही है, इस पर बात की है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जराइम पर तकरीबन काबू पा लिया था। अच्छा, अब ये कौन से जराइम है ये सिर्फ हमें उनके नहीं अपने पता जराइम कि बाकी रह गए थे। हाँ, इन्होंने अपने जराइम पर काबू पा लिया था, लेकिन बाकी जराइम कौन से नहीं, हैं वो बड़ी मौज की तरफ। अपने तो रह गए थे बाकी, वो बाकियों के जराइम पर काबू पाया होगा, अपने बाकी तो इनके हमेशा कंटिन्यू रहते हैं। अब दोबारा से दहशतगर्दी, कच्चे के डाकू बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सर उठा रहे हैं। अफगानिस्तान के जेलों से फरार दहशतगर्दों को यहाँ बसाने की कोशिश की गई है। उन्होंने सवाल उठाया ये भी कि दहशतगर्दों को जब फाटा या दीगर मकामात पर बसाया जाए तो कराची पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये अफगानिस्तान से केपी में और फिर बलूचिस्तान में हो रहा है। अफगानिस्तान में अमरीकी असला दहशतगर्दों के पास पहुंच चुका है। वो असला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं, हमारे कच्चे के इलाके तक भी पहुंच चुका है। पाक फौज अवाम सियासी क़यादत शहादतें देते रहे और चंद लोगों ने खुद फैसले करके मामलात ख़राब कर दिए। आज चित्राल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। राय साहब, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, क्योंकि इन कैमरा सेशन भी हुआ था और फिर तालिबान के साथ जो मुलाकात, जो मुआहदे थे, उसके ऊपर भी असम्बली में इन्होंने कहा था कि हमें ब्रीफ किया जाए। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता ये था कि आज पाकिस्तान के अंदर सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किसी के पास नहीं है। मुल्क में इस वक्त किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं और यही मेरा एतराज़ है। मेरा ख्याल है कि नौजवान हैं, सियासत में अभी कदम रखा है तो थक गए हैं। उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा कि उनका मुकाबला जिन ताकतों के साथ है वो सियासतदानों को राय साहब इसी तरह नचाती हैं। कभी किसी के साथ होते हैं, कभी किसी के साथ नहीं होते, कभी किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं।
तो यही गेम है राय साहब सियासत की, और यही रीत है, यही रवाज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बात पीटीआई कर रही थी, अब पीपल्स पार्टी भी वही कर रही है, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी अब एक पेज पर आ गए हैं कि वो भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और ये भी कहते हैं नहीं मिल रही। राय साहब, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की हो, इन दोनों में ना फ़र्क पता क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड, इनके मुकदमात हैं हज़ारों की तादाद में, जो नैब तरमीम के साथ ख़त्म करवा दिए गए। यही आप रिलीफ की बात कर रहे हैं ना? दूसरी तरफ इमरान खान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम कहते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमात झूठे हैं और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। देख लें, इतना अरसा हो गया ना, 9 मई के वाक़यात और दहशतगर्दी और बगावत और अल-कादिर ट्रस्ट और फिर तोशाखाना और फिर आपने नैब के, तो राय साहब निकाल लेते। अभी सज़ा सुनाकर इमरान खान को जेल में तो डाला ही हुआ है, लेकिन पक्का-पक्का जेल में फेंक देते। लेकिन कुछ है ही नहीं मुकदमात में, और ये नून लीग अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर ये बात ज़रूर करती है कि अदालतों में अगर मेरिट पर ये मुकदमा चलें तो इमरान खान 1 मिनट से भी पहले जो है वो जेल में नहीं रहेंगे, बल्कि 1 मिनट से पहले ही बाहर आ जाएंगे। देखें हाशमी साहब, एक तो ये तासुर गलत है कि बिलावल जरदारी कोई पाकिस्तान की ताकतों से लड़ रहे हैं या ताकतों से लड़ सकते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट से लड़ सकते हैं। इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ सकते थे। इमरान खान साहब ने कोई करप्शन नहीं की हुई थी, इमरान खान साहब की कोई कमज़ोरियाँ नहीं थी, इमरान खान साहब के नर्व्स जो हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और आवाम में इमरान खान साहब इतने मकबूल थे कि उन्हें पता था कि वो जनाब बाजवा और उनकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ ये कि टकरा सकते हैं, बल्कि उनको पीछे धकेल सकते हैं। और जनाब बाजवा के होते हुए, यानी जब वो आर्मी चीफ थे, तो 2 ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब की जमात ने 2/3 अक्सरियत से ज़ायद मार्जिन से वो दोनों ज़िमनी इलेक्शन जीते। यहाँ तक कि लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तें भी इमरान खान साहब ने जीती। अब जो बिलावल जरदारी इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर वार कर रहे हैं और फौजी क़यादत पर वार कर रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। इसमें वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारा तासुर ये है या हमारे पास ये इत्तला है, यानी बिलावल जरदारी ये पैगाम दे रहे हैं कि बिलावल के पास ये इत्तला है या बिलावल के पास ये तासुर है, ये इंप्रेशन है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये फ़ैसला कर चुकी है कि अगला जो इलेक्शन होगा उसके बाद शहबाज शरीफ को या शरीफ ख़ानदान में से किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। तो बिलावल जरदारी ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जब इलेक्शन धांधली ज़दा होना ही है, और थोड़ा बहुत धांधली ज़दा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान साहब की 74% की अक्सरियत को 24% पर लाने के लिए, यानी बैलेट पेपर्स पर 24% तक लाने के लिए ज़मीन आसमान जो है ऊपर नीचे करने पड़ेंगे, धांधली नहीं धांधला करना पड़ेगा। तो बिलावल जरदारी ये कह रहे हैं कि जब आपने इतने मैसिव लेवल पर धांधला करना है, तो फिर शरीफ ख़ानदान के किसी शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बजाय आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। अगर धांधले के ज़रिए ही बनाना है तो फिर आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड वो फील्ड मांग रहे हैं। दूसरा, थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट ने, रावलपिंडी ने थोड़े से स्ट्रिंग्स जो हैं वो खींचे हैं, थोड़ा सा इनको बताया है कि पीपल्स पार्टी जो कि करप्शन में लुथड़ी हुई है अदालती फ़ैसलों के नतीजे में, इनके कुछ रहनुमाओं के नाम जो हैं वो स्टॉप लिस्ट में डाले गए। उसके ऊपर बिलावल जरदारी बड़े इरिटेटेड भी हैं, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पैसे देकर या उनको ऑन बोर्ड लिया गया, तो पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट लेती है कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को हमने ऑन बोर्ड लिया था। तो इस वजह से ये बिलावल जरदारी की फ्रस्ट्रेशन है कि आप नून लीग को, यानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग को इस बात पर भी मजबूर नहीं कर रही कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जाए। उल्टा ये कहा जा रहा है कि नून लीग जाकर सिंध में डेरे लगाएगी, यानी अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी के वोट तोड़ेगी जीडीए और दीगर जमातों की मदद से। और उसके बाद बिलावल जरदारी को ये भी ज़ाहिर है कि एक शिकवा शिकायत होगी कि जिस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो सबसे बढ़ चढ़कर पार्लियामेंट के फ्लोर पर तो मैं बोल रहा था, लेकिन अब हर जगह यानी नून लीग को अकोमोडेट किया जाएगा, वफाक में भी, पंजाब में भी। और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो हिस्सा मांग रही है धांधली ज़्यादा इलेक्शन में, क्योंकि अगर इस हद तक आप देखें
तो बिलावल जरदारी का मुतालबा ठीक है कि जब धांधली ज़्यादा इलेक्शन है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं या नहीं मिलते, फिर बिलावल जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। यानी वो ये इस मामले को इस तरह से देखते हैं, या वसी पैमाने पर उनको पंजाब में नशिस्तें दिलवाई जाएँ ताकि कम से कम अगले इलेक्शन में वो पंजाब में कोई अपनी बेस बना सकें। लेकिन हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो जवाबात आए हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट तो जवाबात नहीं देती, कोई DG/ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करेंगे बिलावल जरदारी के मामले पर, लेकिन जो जवाबात इक़दामात की सूरत में मुबैना तौर पर नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर तो यही नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बिलावल जरदारी के इन बयानात से कोई मरूब होती नज़र नहीं आ रही। और उसकी भी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब के बयान का असर बहुत है। इमरान खान साहब के साथ 74% अवाम खड़े हैं। इमरान खान साहब पर करप्शन का दाग नहीं है। इमरान खान साहब का एक बयान, एक ट्वीट, एक उनसे जुड़ी वीडियो जिसमें सिर्फ ये बयान किया गया हो कि इमरान खान साहब जेल के अंदर किस हालत में हैं, तो वो करोड़ों की उसकी व्यूज़ होते हैं, यानी करोड़ों लोग उसको देखते हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं तो उसकी तासीर कुछ और है। बिलावल जरदारी जब करते हैं तो इसके ऊपर अब जवाबी इक़दामात इस किस्म के नज़र आ रहे हैं कि इनके लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डल गए हैं। ऐसे ऑफिसर जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को लूट खसूट कर भत्ते पहुंचाए, सिंध सरकार में सिंध हुकूमत के ऐसे सरकारी अफसरान, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। तो इनको लगता है कि ये सारा जो क्रैकडाउन अब शुरू हुआ है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, जो कि उनकी करप्शन के ख़िलाफ़ है, ये सब कुछ शरीफ ख़ानदान को आगे लाने के लिए या उनको मुसल्लत करने के लिए किया जा रहा है। वो असल में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। आप ये कह लें कि एक छोटा, मतलब बहुत, मैं कोई डेरोगेटरी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, आम लोगों को इस्तेमाल समझाने के लिए, कि एक छोटा बदमाश जो है, निस्बतन छोटा बदमाश, वो ये कह रहा है कि सारा हिस्सा आपने बड़े बदमाश को दे दिया है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मुझे भी दें। तो वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं इस भत्ते में से, और कुछ नहीं है। ना कोई वो मज़ामती सियासतदान है। अगर वो इतने बड़े मज़ामती सियासतदान होते तो उनको पता था कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ये जनाब बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हो रहा है, तो वो उस वक्त उस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा ना बनते। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो बिलावल जरदारी के स्पोक्स पर्सन रहे और इंतहाई करीब बिलावल जरदारी के वो रहे हैं, उन्होंने तो कई मरतबा टेलीविज़न पर आकर कह दिया कि हमारी क़यादत को पता था कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें पैगामात भी दे रही थी। तो बिलावल जरदारी को नज़रियाती रहनुमा नहीं है, ना वो कुछ ताकतों से लड़ रहे हैं। वो तो असल में इस्टेब्लिशमेंट को ये धमका रहे हैं कि अगर आपने मुझे वज़ीर-ए-आज़म ना बनवाया या हमें पंजाब में नशिस्तें ना लेके दी, तो फिर मैं कोई तहरीक इंसाफ के साथ जाकर खड़ा हो जाऊँगा, ताकि कुछ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दबाव में आ जाए, या इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आकर कोई फेवर दे दे बिलावल जरदारी को। लेकिन यहाँ इशू ये है कि इमरान खान साहब तो कभी बिलावल जरदारी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ कभी भी नहीं खड़े होंगे। तो इसलिए ये बिलावल जरदारी के जो बयानात हैं, इनका असर तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं ले रही, लेकिन जवाबी इक़दामात के तौर पर पीपल्स पार्टी के करप्ट रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ दोबारा ज़रूर शुरू हो गई हैं। अच्छा राय साहब, 21 अक्टूबर की तारीख जो है वो नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बाकायदा इसका ऐलान किया गया है, और देखना ये होगा कि कहीं से कोई निकी जई हाँ या ना हुई है, और क्या फिर इन्होंने एक हवा में तीर चलाया है, और ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की जो अदलिया है, और बल्कि ये कहना चाहिए कि अदालती इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, काजी फायज़ ईसा साहब क्या फ़ैसले देंगे, इसका अंदाज़ा हमारे कुछ हफ्तों के बाद जो है हम सबको हो जाएगा। लेकिन इसमें राय साहब कुछ एक एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम का क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये जो नई बसात सियासी हमारे सामने जी। है, इसकी तफसील अगली नशिस्त में अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।